नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं हम पेपर नंबर 881 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्यारे दोस्तों, में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। ठीक है, आइए हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। देखिए, क्वांटिटी, आर्ग्यूमेंट, आइल, क्वेरल। प्यारे दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं यहां पर डबल एल आया हुआ है और क्वेरल की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है। क्वेरल की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है। ठीक है दोस्तों, आइए और अन्य शब्दों पर भी नजर डाल लेते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, आइल। प्यारे दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन आइल होगा, इसको एजले नहीं बोलिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन आइल होगा। क्यों? अब आइल होता क्या है, दो पंक्तियों के बीच का रास्ता। प्यारे दोस्तों, कहीं पर भी देखिए, किसी भी चर्च में, किसी भी जगह पे जब दो रोज होती हैं, दो पंक्तियां होती हैं, उनके बीच में जो आने जाने का रास्ता होता है वो आइल कहलाता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। दोस्तों, यहाँ पर हमें सिनोनिम देना है, हमें पर्यायवाची देना है। किसका? ट्रस्ट का। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। ठीक है, अब भरोसे का सिनोनिम हमारे पास में बिलीफ हो जाएगा, क्योंकि बिलीफ का मतलब ही क्या होता है? भरोसा ही होता है। आइए दोस्तों, अन्य शब्दों पर देखते हैं। सेफ्टी मतलब सुरक्षा, एबिलिटी योग्यता, और वेलफेयर कल्याण। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में उचित ऑप्शन हमें भरना है। सेवरल एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे पर्यावरणविदों ने, फ्रॉम द सिटी, शहर से, ऑर्गेनाइज्ड अ मीट, एक मीटिंग का आयोजन किया, टू डिस्कस इश्यूज, कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, रिलेटेड टू द डैश, जो कि डैश से संबंधित हैं, पोल्यूशन लेवल्स, प्रदूषण के स्तरों में, क्रिएटेड बाय द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जो कि दवा कंपनियों के बढ़ते हुए संख्या के द्वारा किए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पोल्यूशन लेवल में वृद्धि की बात है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन हो जाएगा राइज इन। क्यों? क्योंकि दोस्तों, राइज का यूज हम वहाँ करते हैं, राइज का मतलब होता है कोई चीज़ जो स्वतः ही वृद्धि कर रही है, बढ़ना, उगना। ठीक है, और यहाँ पर रेज भी आया हुआ है, तो रेज का मतलब होता है बढ़ाना और उगाना। तो प्यारे दोस्तों, पोल्यूशन के स्तरों में वृद्धि अपने आप से होती है, ना कि किसी इंसान के द्वारा की जाती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे राइज इन आएगा, तो रेज ऑलरेडी फिनिश हो गया, रेज इन और रेजिंग फ्रॉम। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ, राइजिंग फ्रॉम। प्यारे दोस्तों, राइजिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि पोल्यूशन के स्तरों से वृद्धि करना, लेकिन ये कह रहा है कि प्रदूषण के स्तरों में वृद्धि हुई है, तो इसलिए राइज इन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड कर्सरी। प्यारे दोस्तों यहां पर हमें एंटीनम देना है। वर्ड है हमारा कर्सरी। कर्सरी का मतलब होता है जल्दबाजी में किया गया, यानी कोई भी काम जो कि जल्दबाजी में किया गया है उसको कर्सरी कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमें एंटीनम चाहिए, तो एंटीनम इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कर्सरी मतलब कोई काम जल्दबाजी में किया गया है, सतही तौर पर किया गया है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, जो कि बड़ी गहनता से किया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों, इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा, कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इंटेंसिव का मतलब हो जाता है गहन। एलैबोरेट का मतलब हो जाता है व्याख्या करना। और लेंदी का मतलब हो जाता है लंबा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्लोज टेस्ट आया दोस्तों, आइए पढ़ते हैं इसको। द एलोरा केव्स अमंग द मोस्ट रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन महाराष्ट्र, कि एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में सबसे उल्लेखनीय पुरातात्विक स्थलों में से हैं, आर बिलीव टू डेट बैक डैश द 6th सेंचुरी, जो कि 6ठी शताब्दी की होना मानी जाती है, एंड डैश द एपिटोम ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, और ये भारतीय चट्टान पर कट करके बनाई गई स्थापत्य कला का एक प्रतीक है। 34 केव्स आर एक्चुअली बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, के जो 36 गुफाएं हैं वास्तव में बुद्ध, हिंदू और जैन धर्म के स्मारक हैं। डैश इन द रॉक, जो कि चट्टान में डैश किए गए हैं। दे वर गिवन द डैश ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, और इन्हें 1983 में एक विश्व धरोहर स्थल का डैश दिया गया था। क्रिएटेड बिटवीन द 6th एंड 10th सेंचुरी, यानी 6ठी और 10वीं सदी के बीच में निर्मित। द 12th बुद्धिस्ट, 12 बुद्धिस्ट, 17 हिंदू, 17 हिंदू एंड 5 जैन केव्स कार्व्ड इन प्रॉक्सिमिटी एट एलोरा, यानी 5 जैन मंदिर जो कि एलोरा की गुफाओं के नज़दीक ही इन्हें उत्कीर्ण किया गया, बनाया गया। आर प्रूफ ऑफ द रिलीजियस हार्मनी, ये एक धार्मिक सामंजस्यता का एक सबूत है, प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो कि भारतीय इतिहास की उत्पत्ति के दौरान था। आइए दोस्तों देखते हैं इनका आंसर क्या हुआ। पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए डेट बैक लिखा हुआ है और 6ठी शताब्दी लिखा हुआ है। जब कोई भी चीज़ पिछले समय से संबंधित होती है, कोई समय जो गुजर जाता है उससे संबंधित अगर होती है, तो प्यारे दोस्तों वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं, डेट बैक टू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 2। अब यहाँ देखिए, एंड डैश द एपिटोम ऑफ इंडियन रॉक कल्चर। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ, केव्स के बाद में कॉमा है और सेंचुरी के बाद कॉमा है। इसका मतलब हमारा मेन सब्जेक्ट एलोरा के केव्स हो गई, और केव्स जो कि प्लूरल है, इसलिए हमारे यहाँ पर आर का यूज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। एंड डैश द एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है दोस्तों प्रतीक, ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर डैश 34 केव्स। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो 34 गुफाएं, ये 34 गुफाएं ये एलोरा की गुफाओं की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये जो केव्स है ये एलोरा की गुफाएं ही हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी द आएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी नाउन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से पता होता है तो वो चीज़ डेफिनिट हो जाती है, और डेफिनिट
बताने के लिए हमें द का यूज़ करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिंदू जैन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स डैश इन द रॉक, जो कि चट्टान में डैश किए गए हैं। क्या चट्टान में क्रिएट किए गए हैं, निर्मित किए गए, कंस्ट्रक्टेड निर्माण किए गए हैं, इरेक्ट खड़े किए गए हैं, या फिर कार्व्ड उत्कीर्ण किए गए हैं। दोस्तों किसी भी लकड़ी पर और पत्थर पर जब कुछ बनाई जाती है तो उसको उत्कीर्ण करना कहते हैं, उसको उकेड़ना कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कार्व्ड अपना आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दे वर गिवन द डैश ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। अब इन गुफाओं को सन 1983 में एक विश्व धरोहर स्थल का डैश दिया गया था। तो प्यारे दोस्तों क्या दिया गया था, स्टेटस यानी दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सिंबल का मतलब क्या हो जाता है, प्रतीक, फंक्शन का मतलब कार्य, और रोल मतलब भूमिका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेटस। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दी गई इडियम मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। तो दोस्तों लिखा हुआ बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन हमने कई बार बोला है, सुना है। बिहाइंड द सीन मतलब जो समक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन पीछे से काम करती है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ हैपनिंग और डन सीक्रेटली, जो कि गुप्त रूप से कोई चीज़ काम करती है, कोई व्यक्ति काम करता है, तो वो बिहाइंड द सीन कहलाता है। ठीक है, आइए अन्य ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं। टू कंप्लीट द अरेंजमेंट्स, क्या व्यवस्थाओं को पूर्ण करना। नोन टू द पब्लिक एट लार्ज, बड़े पैमाने पर जनता को पता होना। फॉर स्प्रेडिंग द न्यूज़, समाचार को फैलाना। तो इनमें से एक भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। प्यारे दोस्तों वापस से यहाँ पर रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आया हुआ है, देखते हैं कौन सा होगा। इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि एक्सपीडिशन नहीं होता, एक्सपेडिशन होता है। और एक्सपेडिशन की स्पेलिंग में यहाँ पर देखिए आई आया हुआ पी के बाद, जो कि ना आकर क्या आना चाहिए था, पी के बाद ई आना चाहिए था। एक्सपेडिशन होता है। आइए दोस्तों अन्य शब्दों पर ध्यान देते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। और एक्सटेम्पर का मतलब होता है बिना तैयारी के, बिना तैयारी के। पहले दोस्तों कई बार इस वर्ड को, एक्सटेम्पर को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। एक वन वर्ड में कई मर्तबा इसको पूछा गया है। और एक्सपेडिशन का मतलब होता है खोजी दल। जब किसी चीज़ की खोज करने के लिए जो दल भेजा जाता है वो एक्सपेडिशन कहलाता है। जैसे मार्स का जो दल गया वो भी एक्सपेडिशन था। चांद पर जो जाता है वो भी एक्सपेडिशन होता है। कई बार एवरेस्ट के ऊपर भी कुछ पता करने के लिए जो दल भेजा गया वो भी एक्सपेडिशन होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटेनम। प्यारे दोस्तों विलोम शब्द देना है हमें, और हमारे शब्द है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है, कम करना। टू शॉर्टन, कम करना। अब इसका हमें एंटेनम देना है, तो कम करना, बढ़ाना। तो उसके लिए हमारे पास ओनली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्सपेंड। क्योंकि एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना या वृद्धि करना। ठीक है, अन्य शब्दों में डिस्प्यूट, विवाद। रिबट, रिबट का मतलब होता है खंडन करना। ठीक है, और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। आइए दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेट्स गो। आइए दोस्तों वापस से वन वर्ड हमें देना है अगले क्वेश्चन के लिए।
क्वेश्चन है क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ सोर्ड और नाइफ, किसी भी तलवार और चाकू के लिए कोई भी कवर, उसको क्या कहते हैं? उसे शीत कहते हैं। शीत का मतलब हम कह सकते हैं एक मयान, ठीक है। अन्य शब्दों की तरफ चलते हैं। शील्ड मतलब ढाल, गार्ड मतलब वर्ब के रूप में देखें तो दोस्तों इसका मतलब होता है रक्षा करना, और नाउन के रूप में देखें तो सुरक्षा कर्मी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। स्क्रीन का मतलब होता है एक स्क्रीन, जो कि किसी भी मोबाइल की स्क्रीन हुई, टीवी की स्क्रीन हुई, इस प्रकार से। आइए दोस्तों, अब हमें दोस्तों इस सेंटेंस में सिनोनिम देना है, और हमारा वर्ड है अल्योरिंग। अल्योरिंग का मतलब होता है लुभावना, ऐसी चीज़ जो हमें अट्रैक्ट कर लेती है, जो लुभा लेती है, एंटाइज कर लेती है ना, वो अल्योरिंग कहलाती है। तो हमें इसका सिनोनिम देखना है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अट्रैक्टिव, क्योंकि अल्योरिंग का मतलब ही अट्रैक्टिव होता है, और अट्रैक्टिव चीज़ की तरफ अपन खींचे चले जाते हैं। अन्य शब्दों की तरफ, परफिडियस। परफिडियस मतलब ऐसी चीज़, ऐसे व्यक्ति जो कि डिसलॉयल होता है। हिंदी में एक शब्द है, सुना होगा आपने, बेवफा, उसी को डिसलॉयल, ये परफिडियस कहते हैं। डिस्ट्रैक्टिंग, डिस्ट्रैक्टिंग ऐसी चीज़ जो कि अट्रैक्ट नहीं करती है, विकर्षित करती है, तो विकर्षित करने वाली या करने वाला, ठीक है। अट्रैक्टिव आकर्षित, आकर्षित, आकर्षित करने वाली, और चीटिंग धोखेबाजी। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अट्रैक्टिव। हाँ जी दोस्तों, अगला सवाल है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, यानी हमें सेंटेंस जो दिया गया उसका पैसिव पता करना है, यानी सेंटेंस हमें एक्टिव में दिया गया है, हमें पैसिव पता करना है उसका। द सब कमिटी इज गोइंग टू प्रेजेंट द फाइनल रिपोर्ट इन अ वीक। प्यारे दोस्तों, सब कमिटी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज गोइंग टू प्रेजेंट ये हमारा वर्ब हो जाता है, द फाइनल रिपोर्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी हमें ज़रूरत है। तो प्यारे दोस्तों, हम सबने सीखा है कि जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में सब्जेक्ट बन के आगे आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए गोइंग टू, इज गोइंग टू आ रहा है, मतलब जब कभी भी गोइंग टू हमारे सेंटेंस में होता है, गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म, ये जब एक्टिव में होता है तो प्यारे दोस्तों इसी गोइंग टू को गोइंग टू बी प्लस वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो फर्स्ट फॉर्म पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट में हो जाती है। तो देखिएगा, द फाइनल रिपोर्ट इज गोइंग टू प्रेजेंटेड, यहाँ पर गोइंग टू बी होता तो करेक्ट होता है, तो ये अपना ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। द फाइनल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड, यहाँ पर गोइंग टू का कहीं हवाला नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द फाइनल रिपोर्ट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड बाय द सब कमिटी इन अ वीक्स टाइम, आखिरी ऑप्शन भी देखते हैं, द फाइनल रिपोर्ट इज गोइंग टू हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन आ गया, इसलिए डी भी इनकरेक्ट हो गया, अपना ऑप्शन हो गया करेक्ट सी। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। हमें 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनका क्रम निश्चित नहीं है, हमें उनका सही क्रम देना है दोस्तों। आइए पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पी कहता है इट इज़ माइन, यह मेरा है, आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने इसको पहला देखा था। क्लेम्ड 1 कैट, पहली बिल्ली ने दावा किया। सडनली दे स्पॉटेड अ लोफ ऑफ ब्रेड लाइंग अंडर अ ट्री, अचानक से उन्होंने एक लोफ ऑफ ब्रेड देखा, ब्रेड को देखा
लाइंग अंडर अ ट्री, यानी पेड़ के नीचे पड़े हुए। वंस अपॉन अ टाइम टू कैट्स वर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, एक समय की बात है, दो बिल्लियां सड़क से गुजर रही थी। बोथ पाउंस्ड अपॉन इट, दोनों ही इस पर झपटी। पाउंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? झपट्टा मारना। दोनों ही इस पर झपटी और एंड कॉट द लोफ एट द सेम टाइम, और दोनों ने एक ही समय पर उस ब्रेड के टुकड़े को पकड़ लिया उसको। आइए दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर देखें दे आया हुआ है। अब ये दे क्या है हमें पता नहीं, ये इट आया हुआ है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी हमें पता नहीं किसके लिए आया हुआ है, राइट। अब यहां पर देखिए वंस पाउंस्ड अपॉन इट, यानी झपट्टा मारा इसके ऊपर, किसके ऊपर ये भी हमें पता नहीं। तो यानी हमें नाउन से शुरू करना पड़ेगा। टू कैट्स, तो अपना ऑप्शन आर नंबर 1 पे आना चाहिए कि वंस अपॉन अ टाइम टू कैट्स वर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। अब टू कैट्स आ गया। अब देखें सडनली दे स्पॉटेड अ लोफ ऑफ ब्रेड, अब जब वो जा रही थी तो उन्होंने क्या देखा, एक ब्रेड पड़ी हुई देखी पेड़ के नीचे। तो यानी ऑप्शन क्यू हमारा सेकंड नंबर पर आना चाहिए। जब उन्होंने देखा तब क्या हुआ, अब दोनों लड़ेंगे उसके लिए, यानी झपट्टा मारेंगे। तो ऑप्शन 3, अब ऑप्शन एस 3 नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में ऑप्शन पी आना चाहिए। तो हमारा सीक्वेंस बन जाता है एस क्यू आर पी। तो एस क्यू सॉरी आर क्यू एस पी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। पहले दोस्तों एक सेंटेंस हमें सामने दिया हुआ है, उसमें कुछ शब्दों को ब्रैकेटेड किया हुआ है। सेंटेंस कहता है कि यदि इस ब्रैकेटेड पार्ट में कोई गलती है तो हमें उसको इम्प्रूव करना है, और अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट को सिलेक्ट करना है। देखते हैं। मैगन एंड हैरी हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैगन एंड हैरी 2 लोग हैं, तो यानी सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा प्लूरल। आगे देखिए हैव के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए जो हमारे पास है, और टू के बाद यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बिकम यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू एंड के बाद वाली वर्ब के लिए कॉमन हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, तो हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकेम, टू के बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन ये बिकेम सेकंड फॉर्म हो गई, क्योंकि टू अगर कॉमन होगा तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। हैव डिसाइड, अब हैव के बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, आनी चाहिए थी डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी कहता है हैज डिसाइडेड। हमारे क्वेश्चन में देखिए हैरी और मैगन 2 लोग हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैज तो किसी सूरत में नहीं आ सकता, यानी ये भी इनकरेक्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देयर इज नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट है दोस्तों, इस इनडायरेक्ट का हमें डायरेक्ट देखना है, यानी हमें आज तक हमने डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाया, लेकिन हमें क्वेश्चन के रूप में इनडायरेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें उसका डायरेक्ट देखना है। द डॉक्टर एडवाइज्ड जया टू पुट, अब दोस्तों देखिए यहां पर टू आया है, अगर टू बीच में है मतलब ये कंजंक्शन कनेक्टर का काम कर रहा है। अगर ये कनेक्टर का काम कर रहा है इसका मतलब द डॉक्टर एडवाइज्ड द डॉक्टर एडवाइज्ड जया, ये अपना हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का मैटर, और पुट से लेकर नेक्स्ट डे तक ये अपना पूरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच का मैटर। अब यदि दोस्तों
दोनों को अगर जोड़ने का काम अगर टू करता है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम सबको पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक बार देखते हैं, पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करते हैं। यहां पे डायरेक्ट हमारे पास सेकंड फॉर्म आई हुई है, देखते हैं कहीं कुछ और तो नहीं। हाँ, ऑप्शन बी में देखिए हैड एडवाइज्ड आ गया, यानी ये ऑप्शन फिनिश हो गया। और साथ में ऑप्शन डी में देखिए एडवाइजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, तो अपना ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। बाकी अपने पास बचे ऑप्शन ए और सी, तो एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड जया फ्रॉम टुमारो पुट दीज आई ड्रॉप्स इनटू योर आईज 4 times a day, 4 times a day। और ऑप्शन सी देख लेते हैं। द डॉक्टर एडवाइज जया फ्रॉम टुमारो पुट दीज आई ड्रॉप्स इनटू हर आइज। दोस्तों यहां पर डॉक्टर और पेशेंट जया की आमने सामने बात हो रही है। जब आमने सामने बात होगी तभी तो डायरेक्ट बात होगी। तो अगर मैं डॉक्टर हूं, जया मेरे सामने, तो मैं यही कहूंगा कि इन आई ड्रॉप्स को आप अपनी आंखों में डालें। तो पुट दीज आई ड्रॉप्स इनटू योर आइज। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर योर आना चाहिए। ऑप्शन सी में यहां पर हर आ गया जो कि इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। दिए गए सेंटेंस के लिए हमें एक शब्द चुनना है। अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक, यानी एक बड़ी प्राकृतिक या आर्टिफिशियल कृत्रिम झील यूज एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, यानी एक बड़ी प्राकृतिक या कृत्रिम झील जो कि जलापूर्ति के स्रोत के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो प्यारे दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेजरवायर। रेजरवायर का मतलब क्या होता है? जलाशय। और प्यारे दोस्तों रेजरवायर का अगर मतलब देखते हैं तो उसका मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष की जलापूर्ति के लिए जो सोर्स होता है वो रिजर्वायर होता है। प्यारे दोस्तों फॉल का मतलब झरना हो गया। ठीक है, पडल का मतलब भी एक छोटा सा तालाब होता है। पॉन्ड का मतलब भी तालाब ही होता है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Select the alternative that will improve the bracketed part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. दोस्तों इस ब्रैकेट में दिए गए पार्ट में यदि कोई एरर है तो हमें सुधारना है और नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट चूज करना है। दोस्तों यहाँ देखते हैं क्वेश्चन खत्म हो रहा है क्योंकि इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है। पहले दोस्तों इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है। ठीक है, इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में एस और एस और पीछे एस और एस और आगे ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आइए देखिए। तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी इंफॉर्मेशंस लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में एक यदि कोई ग्रामेटिकल एरर है तो वो फाइंड आउट करनी है। आइए दोस्तों, दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब, यानी सामान के कैब में रखे जाने के लिए उन्होंने को इंतज़ार करना पड़ा।
बिफोर द देमसेल्व्स गॉट इनटू इट, कि जब वो स्वयं कार में चढ़े उससे पहले। दोस्तों यहाँ पर देखिए लगेजेस आया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पर भी लगेजेस आया हुआ है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लगेज बैगेज भी अनकाउंटेबल नाउन में ही शामिल होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में शामिल होते हैं। इनके पीछे एस और ईएस और इनके आगे ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता, यानी जैसे मूल शब्द है वो मूल शब्द वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पर भी दोस्तों ग्रामेटिकल एरर और व्याकरण की गलती हमें ढूंढनी है। आइए देखते हैं। डिड यू नो इफ वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इन केस माई सिस्टर डजंट लाइक इट। पहले दोस्तों यहाँ देखें, आप यहाँ देखें सेंटेंस की शुरुआत डिड से हुई है। डिड जो कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन आगे जब देखते हैं तो यहाँ पर कैन आया हुआ है और यहाँ पर देखें माई सिस्टर डजंट लाइक आया हुआ है, यानी कैन एक मॉडल होती है ना, जो कि प्रेजेंट को शो करती है, और डजंट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट। और डजंट लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, उसको शो कर रहा है। यानी दोस्तों अगर हमारा सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो हमें यहाँ डिड नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों डिड ना कर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर डू आना चाहिए था। इसलिए सी इज द इसलिए प्यारे दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर भी 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, हमें इनका करेक्ट ऑर्डर, सही क्रम हमें दर्शाना है। देखिए जरा, इब्न अल हैतम wrote a book in 7 volumes, namely कित्ब अल मनजीर, also known as the book of optics। यानी इब्न अल हैतम ने एक किताब लिखी 7 खंडों में, इसका नाम कित्ब अल मनजीर था, जिसे द बुक ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। However, लेकिन ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, लेकिन मध्य युग के दौरान, द नोटेबल वर्क ऑफ एन, ये अरब होना चाहिए था दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया है। द नोटेबल वर्क ऑफ एन अरब राइटर एंड साइंटिस्ट इब्न अल हैतम रेवोल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। लेकिन मध्यकाल के दौरान इन इब्न अल हैतम, जो कि अरब के एक बहुत बड़े लेखक और साइंटिस्ट भी है, इन्होंने भौतिकी के कॉन्सेप्ट्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड, यानी प्राचीन काल के दौरान, द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स टुक प्लेस साइमल्टेनियसली विद द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ये लाइन कहती है कि प्राचीन काल के दौरान फिजिक्स का विकास खगोल शास्त्र के विकास के साथ साथ ही हुआ था। इन दिस बुक, इस किताब में, ही डिसअप्रूव्ड द एंशिएंट ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ विजन। उन्होंने जो प्राचीन ग्रीस के दृष्टि को जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उनको डिसअप्रूव्ड यानी खारिज कर दिया, एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू थियरी, और एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 समय दिए गए हैं, आप देखें यहाँ पर 3 समयों की बात की गई है। एंशिएंट टाइम, द एंशिएंट पीरियड, फिर मिडाइवल पीरियड, ठीक है दोस्तों।
तो हम सबको पता है कि सबसे पहले प्राचीन काल ही आता है, फिर उसके बाद में मध्य काल आता है, फिर आधुनिक काल आता है, वर्तमान की बात होती है। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत इस क्रम की ऑप्शन आर से होनी चाहिए, फिर ऑप्शन क्यू आना चाहिए। तो यानी आर क्यू यहाँ पर होगा, क्योंकि सबसे पहले प्राचीन काल फिर मध्ययुगीन। तो आर क्यू पी एस यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खालिस्तान में सबसे उचित शब्द को हमें भरना है। एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट यानी खगोल प्रेमी एंड स्काई गेजर्स और आसमान को निहारने वाले विल बी एबल टू वॉच 6 इक्लिप्सेस। प्यारे दोस्तों, इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, है ना, कि छह ग्रहण को देख पाएंगे 2020 में, बट ओनली 3 ऑफ देम, लेकिन उन 6 ग्रहण में से सिर्फ 3 ही आर एक्सपेक्टेड टू बी डैश इन इंडिया, यानी भारत में डैश होना संभावित है। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर यहाँ पर ग्रहण की बात है तो ग्रहण को क्या किया जाता है, ग्रहण को देखा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, तो यहाँ पर ग्रहण का खुलासा नहीं कर रहे हैं हम। एविडेंट, यहाँ पर एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, और एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना, पोल खोल देना। तो यहाँ पर दिखने की ही बात की जा रही है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। प्यारे दोस्तों, एक ईडियम हमें दी गई है, उसका हमें सही जवाब देना है। हैट्स ऑफ टू समवन। दोस्तों बड़ी सुनी सुनाई सी ईडियम लगती है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने कोई भी अचीवमेंट करता है, कोई भी हम उसको बधाई देते हैं, तो उसके लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन डी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू समवन, किसी को बधाई देना। अन्य ऑप्शंस पे देखते हैं, गिव हैट्स टू समवन, किसी को हैट दे देना। मेक न्यू हैट्स फॉर समवन, किसी के लिए नई टोपियाँ बनाना, नई हैट्स बनाना। अनाउंस प्राइज फॉर समवन, किसी के लिए किसी इनाम की घोषणा करना। इनमें से एक भी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पेपर नंबर 881 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप सबको यहाँ समझ में आया होगा, और मेरे आप सबसे एक विनती है, निवेदन है, जितने भी वर्ड्स हैं नए आए आपके सामने, उन सबको लिखिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश आदत का गेम है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।